हेलो एवरीवन, इस वीडियो का पीडीएफ के लिए विजडेक्स प्लस में आप विजडेक्स प्लस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हो। तो 29 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगता है प्लीज़ बताएं। तो कल हमने अभ्यास के लिए 3 प्रश्न छोड़ दिए थे, वन लाइनर है, इनका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। और केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है, कर्नाटका में। और भूषण चार द्वीप हैं, ये चार द्वीप भूषण चार द्वीप नाम से जाने जाने वाले बांग्लादेश में स्थित है। तो अब हमारा कारण शुरू होता है। तो फिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? तो आपको बताना है कि स्वस्थ केंद्र राज्य प्रदेश ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि इन चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है जो कि दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया? कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, जो बच्चे घर में रह गए तो अब वो हो सकता है कि डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल में जाने से बच्चों का समग्र विकास होता है, वहाँ अपने फ्रेंड सर्किल से मिल सकते हैं। लेकिन यदि लॉकडाउन में ऐसा संभव नहीं हुआ है तो घर मतलब अपने घरों पर सीमित रहने या घर पर ताले रहने के लिए बच्चों का शरीर स्वस्थ रहे। यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो हमारा स्वस्थ दिमाग रहेगा। तो इस प्रकार का एक कैंपेन अभियान शुरू किया है ताकि लोगों को इन चीज़ों के प्रति अवेयर करेंगे कि डिप्रेशन किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि 2023 के अंत तक, ठीक है, 2023 के अंत तक 5 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, 35 देशों के कनेक्टिविटी के लिए परिदृश्य के मतलब कि एक ऐसा मैप बनाना है जो यूनिसेफ के साथ मिलकर बना रहे हैं। और 2023 के फाइनल तक इन 35 देशों की कंट्री को नेट से कनेक्ट करना है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने इनके साथ समझौता किया होगा? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, टाटा डिजिटल या फिर एरिक्सन? किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। तो इसका राइट आंसर है जो कि एरिक्सन। तो यूनिसेफ के साथ में मिलकर एरिक्सन स्वीडिश की है, ठीक है, स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी है और 35 देशों के स्कूल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो जो भी इनका खर्चा होगा वो आपस में मिलकर मैनेज करेंगे, ठीक है। बाकी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ है जो कि 1946 में हुई थी, ठीक है। यूनिसेफ क्या है कि बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में बच्चे बेघर हो गए थे, तो उन लोगों को फैसिलिटी देने के लिए या उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कोविड-19 स्कूल क्लोजर, ठीक है, कोविड-19 स्कूल क्लोजर, ठीक है। तो कोविड-19 स्कूल क्लोजर के दौरान लर्निंग जारी रखने के लिए बच्चे सक्षम है क्या? द कोविड-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर? तो इस नाम से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो बताना है मुद्रा कोष, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिसेफ। तो ये रिपोर्ट है जो कि यूनिसेफ ने निकाली है कि क्या स्कूल बंद होने पर भी क्या बच्चे कुछ न कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो न्यूनिसेफ के बारे में हमने देखा भी था पहले कि ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एजेंसी है एक, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। तो कोविड-19 क्या बच्चे स्कूल बंद होने के दौरान भी क्या कुछ सीखना जारी रखने में सक्षम होते हैं या नहीं होते? क्या बिना टीचर के भी बच्चे कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार है। बाकी इन्होंने बोला कि 463 मिलियन बच्चे हैं जो कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हो गए हैं और मतलब शिक्षा तक इनकी पहुंच ही नहीं है, ठीक है। स्कूल बंद होने के दौरान बच्चे पहुंच नहीं है क्योंकि उनके पास और इंटरनेट भी नहीं है। बाकी तो यूनिसेफ देखा है, तो इसके रिलेटेड एक यूनेस्को भी देख लीजिए। यूनेस्को क्या है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई, जो कि इसका हेडक्वार्टर का है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तब भारत भी इसका एक संस्थापक देश था, ठीक है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, एक विशेष एजेंसी है। ये नाम है शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ओके। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किसी निजी क्षेत्र की, ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, उसने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव, ठीक है, डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की है। तो ऐसी कौन सी प्राइवेट बैंक है जिसने एडोब के साथ में भागीदारी की है? तो आईसीआईसीआई, आरबीएल, आईडीबीआई और एचडीएफसी। तो इसका राइट आंसर है जो कि एचडीएफसी। तो प्राइवेट बैंकें आजकल अपने स्तर पर ये चाहती है कि लोगों के डिजिटल अनुभव बढ़े। डिजिटल अनुभव क्यों बढ़ाना चाहती है? एक तो लोगों की साक्षरता, ये तो हो गई, लेकिन
यदि वो डिजिटल जुड़ेंगे तो वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने में सक्षम होंगे, तो वो अपने बैंक के सर्वर के माध्यम से जो भी बैंक के पास अपने कस्टमर है उनको एक अपने अपने समूचे में बांधे रखने के लिए तो बैंक चाहेगी यदि इनको अनुभव हो गया तो ये फिर हमारे सर्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं, तो दोनों का परिचालन अच्छे रूप से हो सकेगा। ठीक है, तो HDFC बैंक ने अपने डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए किया। ठीक है, HDFC का हेडक्वार्टर का है मुंबई में है, जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहली प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक कब इस्टेब्लिश हुई और कहाँ पर हुई। फिर नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो इन चार में से बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस किस को मिलेगा। तो कल्पना शर्मा, अमरजीत सिंह या सुश्री सुधा पेनुली या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो कि फर्स्ट है सुश्री सुधा पेनुली। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार क्या है, इसकी स्थापना तो 1958 में हुई। बाकी ये समारोह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर पर भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के तहत। ठीक है, बाकी सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए क्यों, ये अपने करियर में एक उत्कृष्ट रिजल्ट देते हैं। किसके रिलेटेड, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएं, इस तरह के कई अभियान के ठीक है, कई सारे वेरियस इन्होंने कैंपेनिंग की, बच्चों को कुछ सिखाया ताकि इंटरेक्टिव तरीके से कहे, ताकि बच्चे कुछ चीज़ों में अपनी पूरी ठीक है, मतलब अच्छे रूप से उन चीज़ों को सीख सके। तो अब इसलिए उन्हें 47 उत्कृष्ट शिक्षक चुने हैं, जिनमें से इनका नाम सुश्री सुधा पेनुली का नाम है। ठीक है, बाकी ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली NIT पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। तो ये है, बाकी ये आपको ये ध्यान लग गया होगा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर पर भी आयोजित किया जाता है। तो फिर ये है ताकि टीचरों को प्राइज देने से उनके और हौसला बुलंद होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस ऐप के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु नेशनल ई-गवर्नेंस डिजिटल, ठीक है, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिजिटल ने CSC कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सेवाओं के साथ MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो पार्टियों के बीच में एक समझौता कि हम इन शर्तों पर काम करेंगे। तो किस ऐप के माध्यम से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो कि उमंग ऐप है। तो उमंग ऐप में क्या होती है कि उमंग की पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी लगती है उमंग की, इसकी मिनिस्ट्री लगती है मैटी। ठीक है, और ये जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर है, इनकी भी मिनिस्ट्री है जो कि मैटी है। ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यदि गवर्नमेंट को गवर्नेंस मतलब कि प्रशासन, ई गवर्नेंस, ठीक है, तो ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से यदि गवर्नेंस, अच्छा शासन, सुशासन देना है तो इस उमंग ऐप के माध्यम से कई सारी सरकार की फैसिलिटीज़ है जो कि किसी भी योजना रिलेटेड है, तो वो आप जाकर इस ऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो गाँवों में क्या होते हैं, ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में क्या कि मान लो किसी आधार कार्ड अपडेट करना हो या फिर केस निकालना हो या फिर इस प्रकार की जो भी गवर्नेंस रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, इस सेंटर पर जाकर, CSC सेंटर पर आप जाकर अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में एक समझौता कर लिया ताकि लोगों को गवर्नेंस मतलब लोगों की जो भी सुशासन रिलेटेड जो भी स्कीम है उनके लोग उस पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए ऐप कौन सा है, उमंग ऐप है। ठीक है, तो फिर इसका नाम क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये है, इसका डेवलपमेंट किया इन्होंने आपस में। फिर नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के साथ राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो किस राज्य ने भारतीय संविधान अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव किया है। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर असम। तो इसका राइट आंसर है जो कि अरुणाचल प्रदेश है। तो अनुसूची 6 क्या होता है, अनुसूची 6 में पहले देख लीजिए 4 देश है, कौन कौन से। एक इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ATM जिसमें मनी नहीं है। ठीक है, ATM A मतलब असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, मणि नहीं है, इसका मतलब मणिपुर तो नहीं है लेकिन मिजोरम है। ठीक है, M के बाद में, नहीं तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मणि नहीं है, मिजोरम है। ठीक है, तो ATM जिसमें मनी नहीं है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, ठीक है, इनके प्रशासन के लिए प्रदान करती है ताकि ये अपना प्रशासन खुद
मैनेज कर सके और अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और इनको ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। तो ये अनुसूचित 6 कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनी थी? तो बारदोलोई समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। फिर बारदोलोई समिति इनका क्या था कि प्रशासन की एक प्रणाली की आवश्यकता है जो कि आदिवासियों को विकसित करने की अनुमति देगी, ठीक है। नहीं तो यदि इनका एक कॉमन लॉज के अंतर्गत लाया तो इनका पूरी तरीके से विकास संभव नहीं है। और इससे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के शोषण से आदिवासी क्षेत्रों के बचाने का भी आह्वान किया गया, ठीक है। बाकी जहाँ पर ये अनुसूचित 6 होती है वहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदें इन्हें बनाने का अधिकार होता है। तो स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती है कि यहाँ के लोकल लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तकरीबन ये 30 लोगों का सदस्य होता है, तो इसमें 26 यहाँ के लोग चुनकर आते हैं, 4 राज्यपाल इन्हें नॉमिनेट करता है, तो वो मिलकर यहाँ का प्रशासन बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कानून होते हैं यदि जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो इस एरिया पर वो कानून लागू हो, जरूरी नहीं हो, लेकिन यदि स्वायत्त जिला परिषद यानी इन्हें अप्रूवल देती है तो फिर यहाँ पर ये कानून लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या है इसमें, तो आदिवासियों को अपने जिलों में कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ, ठीक है, जो संसद को मिलती है वो इसे दे रखी है। केंद्र सरकार ने राज्य विधानमंडल की शक्तियों के भीतर इन परिषदों को अलग अलग स्वायत्तता दे रखी है, ठीक। इन निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। राज्य सरकार अपनी शक्तियों के भीतर इस एरिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अभी ये अरुणाचल प्रदेश ने दिया, तो आप मैप देख लीजिए, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय। तो वो आप 4 देश आइडिया लगा लो कि ये असम, ठीक है, A T फिर त्रिपुरा, ठीक है, M फॉर मेघालय, मनी नहीं है तो इसमें मिजोरम है, ठीक है। तो ये नीचे वाले 4 स्टेट हैं, ठीक है। बाकी एक यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी चलता है कि इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है कि मान लो इन एरिया में आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो राज्य इनर लाइन परमिट के अंदर डाल रखे होते हैं, जैसे कि बॉर्डर वाले ये 4 एरिया डाल रखे हैं, कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यदि इन एरिया में जाना पड़ता है तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट से एक आपको परमिट लेना होगा, ठीक है। उस परमिट के बाद में ही आप इस एरिया में रिसर्च कर सकते हो या स्टे कर सकते हो या फिर टूरिस्ट कर सकते हो। तो ये इनर लाइन परमिट लेने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करोगे तो आपको 1 या 2 से 3 घंटे के अंदर आपको वो इनर लाइन परमिट मिल जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि इसे कब लाया गया था इनर लाइन परमिट को, इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के आधार पर लागू किया। क्यों किया? ताकि इस एरिया में लोग अपने कम्युनिटी, वो अपने सांस्कृतिक कल्चर में रहते थे, तो इन्हें डर था कि किसी भी प्रकार के कोई ब्रिटिशर्स यहाँ अगर हमारा हनन ना कर दे, तो इन राज्यों ने ब्रिटिशर्स के साथ में कर लिया कि आप यहाँ पर आओगे तो इससे पहले आपको परमिट लेना होगा, जरूरी होगा, ठीक है। फिर जो उस टाइम से फिर आज तक अभी भी लागू है, क्योंकि यदि इन लोगों की सुरक्षा करनी है तो इस प्रकार का परमिट जरूरी है। फिर नेक्स्ट वाले एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच AIFC ने हाल ही में किस देश के कोच संघ के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ठीक है, ये AIFC कोच मतलब जो भी कोच होते हैं फुटबॉल के, उनका एक ग्रुप बना रखा है, उनका एक संघ बना रखा है। तो उसने कौन से देश है इन चारों में से जिनके साथ समझौता कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है, ताकि इन्होंने क्या किया कि फुटबॉल के विकास का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ताकि फुटबॉल के लोगों को भारत में जो कि लोगों को और भी सिखा सके कि फुटबॉल के प्रति लोगों को आकर्षण करना, या फिर लोग फुटबॉल के प्रति किस प्रकार उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, या फिर लोगों को उनको अपने फुटबॉल सिखाना हो। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में इन्होंने एक समझौता MOU किया, ठीक है, 2 पार्टियों के बीच में एक स्टैंडिंग की। फिर और एसोसिएशन फुटबॉल इंडिया कोच का प्रमुख संघ है। AIFC को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको फुटबॉल ग्रुप के माध्यम से मान्यता भी प्राप्त है। फिर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इन चारों में से किसने जीता होगा आप बताइए? टॉमी विनिंग, या फिर हैरी मुलिस, या फिर मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड? तो इसका राइट आंसर है मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है, ठीक है। ये बुकर प्राइज के बारे में एक विशेषता है कि 2005 से हर 2 साल में एक बार होता था, लेकिन अब 2016 से इसे हर ईयरली वाइज इसे पब्लिश किया जाता है। यदि कोई इनाम जीतता है, ठीक है, ये साहित्य रिलेटेड पुरस्कार है, यदि कोई इनाम जीता है तो इसे $64,000 की नकद राशि दी जाती है, ठीक है। फिर अब इस बार है जो कि सबसे कम उम्र के रहने वाले ये जीते हैं, कौन? लेखक मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड, ठीक है। फिर इन्होंने अपने कौन सा प्रथम उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार इन्होंने जीता है, ठीक है। फिर एक साथ में एक और पुरस्कार भी होता है
ये तो हो गया यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। ये भी मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, ठीक है। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन क्या होती है? किसी भी चीज़ों की कल्पना करनी होती है, ठीक है। तो जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। फिर ये इसमें कौन कौन से देश हो सकते हैं? राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ, जो कि मतलब ब्रिटिश के औपनिवेश के समय जो ब्रिटिश ने अपना इन देशों पर कब्जा जमा रखा था, या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक, अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी उपन्यास होना चाहिए। मौलिक मतलब इस पर किसी प्रकार की कॉपी ना कर चुका हो। तो हर वर्ष ये दिया जाता है, ठीक है। इसमें भारतीयों को मिल चुका है। 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। तो यदि साहित्य के पुरस्कार की बात आई तो इंडिया में कौन कौन से चलते हैं? तो एक है व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान क्या? केवल और केवल हिंदी साहित्य के क्षेत्र को ही दिया जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। फिर एक युवा पुरस्कार होता है जो कि 35 ईयर से जो भी कम होते हैं, या फिर भारत की किसी भी आधिकारिक भाषा में, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है, तो उन जिन्हें संविधान में दर्जा दे रखा है, तो उसमें से यदि कोई भी साहित्य लगेगा तो उसे भी ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी फेलोशिप है। 1968 में इसकी स्थापना हुई। पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन इसकी प्रथम पुरस्कार जिनको मिला था, ठीक है। ये भी 22 आधिकारिक भाषाओं में से किसी भी अमर साहित्य कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये 35 ईयर से कम, ये केवल हिंदी साहित्य में, ये अपने हैं कि जो भी 22 आधिकारिक भाषा है उनमें से। फिर एक राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये उन भारतीयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारत में आधिकारिक भाषाओं में अनुकरणीय साहित्य कार्य किया हो, ठीक है। और केवल ये भारतीय नागरिकों के लिए दिया जाता है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 1961 में इसकी स्थापना जो कि 1961 में हुई थी, ठीक है। ये भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, ठीक है। यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के मतलब साहित्य के क्षेत्र में सबसे टॉप का पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट वाला है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना, ठीक है, आरसीए के रीजनल के कौन से दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है, ठीक है। तो उड़ान की कौन सी स्कीम के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दे दी है? तो उड़ान 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो इसका राइट आंसर है उड़ान 4.0। तो इनमें क्या किया है कि 78 नए मार्गों को मंजूरी दी। इस योजना के तहत अब 766 नए मार्गों को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? उड़ान की स्कीम के तहत क्या है कि उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और इसका 2016 में इसे लागू किया था किसके? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत, ठीक है। इसमें क्या है कि विमानन बाजार को, ठीक है, जो भी इन एरोप्लेन का मार्केट होता है, ताकि लोग ज़्यादा चढ़ेंगे तो इनका मार्केट और ग्रो होगा, बूस्टअप होगा, उसके लिए ये स्कीम है। फिर ये क्षेत्रीय मार्गों को, ठीक है, जो भी रीजनल कनेक्टिविटी है उसको और बढ़ाने के लिए किफ़ायती उड़ाने, मतलब कम रेटों में उड़ाने चलाने का देता है, ठीक है। तो मतलब कम रुपए में रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम के माध्यम से उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, हर देश का कोई भी नागरिक उड़ सकता है। योजना के तहत सी प्लेन और हेलीकॉप्टरों के संचालन को भी शामिल किया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एरिया, द्वीप और पहाड़ी राज्यों को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम है। फिर नेक्स्ट वाला है कि किस राज्य सरकार द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस, ठीक है, समुद्र की एम्बुलेंस के लिए इन 4 राज्यों में से किसने स्कीम शुरू की? तो इसका राइट आंसर है जो कि केरला स्टेट ने किया है। तो इसमें क्या होगा? कौन सी है? इस बोर्ड का नाम क्या? प्रतीक्षा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ सुनामी आ गई तो ये एम्बुलेंस वहाँ पर जाएगी, मतलब एक बोट जाएगी और उन लोगों को बचा कर ले आएगी, ठीक है। बाकी इनमें और साथ में और दूसरी एम्बुलेंस भी है कि तिरुवनंतपुरम में प्रतीक्षाया, ठीक है, एर्नाकुलम में प्रत्युषा, कोझिकोड में करुणा, और अब है जो कि ये प्रतीक्षा नाम से जोड़ दिए, ठीक है। तो इनमें इन्होंने बोला है कि कई बार यहाँ पर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तकरीबन 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा दी। तो इस पर का केरल सरकार ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। तो 57 DRDO प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर, ठीक है। चार्टर मतलब चार्टर में कुछ ऐसे कानून, कायदे, नियम, कर्तव्य लिखे होते हैं कि उन्हें निभाना है, ठीक है। तो चार्टर की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति बनाई है कि ये चार्टर में कुछ संशोधन या कुछ और किस चीज़ें ऐड करनी है। तो उस सदस्यीय समिति का हेड कौन है, ठीक है। इन चारों में से संदीप सिंह या एस सोमनाथ या फिर बेंजामिन लियोनेल या वलीप राम गोपाल राव। तो इसका राइट आंसर है जो कि वलीप राम गोपाल राव है, ठीक है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये है। बाकी इसमें क्या करता है? मतलब ये अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, ठीक है, किसके रिलेटेड में? फोर्स के रिलेटेड में, ठीक है। सेना के अनुसंधान विकास पर 1958 नई दिल्ली में इसकी एजेंसी मतलब हेडक्वार्टर है। और रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन एक ये एजेंसी है, ठीक है। तो वलीप राम गोपाल राव इस चार्टर का वापिस अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला है कि किस राज्य ने अपनी क्षेत्रीय कला पुल्लिकली को कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आयोजित किया, ठीक है। अपनी जो कला है इनकी पुल्लिकली, तो इसको कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आयोजन किया गया। तो इन 4 राज्यों में से कौन सा है?
तो ये केरला, ठीक है। तो ये पुलिकली क्या है, पुलिकली क्या है कि ओणम, ठीक है। तो केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम, ठीक है। ये ओणम कब मनाया जाता है, सितंबर माह का है। इसका एक पार्ट है जो कि पुलिकली होता है, ठीक है। पुलिकली या इसे टाइगर डांस भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के, ये आपने मैंने फोटो दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इमेज में। तो इस प्रकार के टाइगर के प्रकार का चेहरा या फिर इनकी ऊपर हुलिया बनाकर ये नाचते हैं, ठीक है। तो केरल के त्रिशूर में मनाया जाने वाला ओणम उत्सव एक अनिवार्य हिस्सा है। और केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कौन सी है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी है जो कि त्रिशूर है, ठीक है। तो पल्लीकली में लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले व काले रंग से शेर की आकृति के ड्रम व तीव्र म्यूजिक के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार के पहन के साथ में हाथों में ड्रम लिए हुए और संगीत के साथ में नाचते हैं, ठीक है। तो कोविड-19 को मद्देनजर रखते हैं इन्होंने कहा उत्सव छोड़ेंगे तो नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन पब्लिश कर लिया है, ठीक है। तो बाकी ये राज्य का कृषि पर्व कहलाता है और ये मलयाली हिंदू मनाते हैं, ठीक है। तो मलयाली हिंदू क्या है, ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम माना जाता है और यहीं से मलयालियों के लिए हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ में जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम को मनाया जाता है, तो इसी प्रकार ये मलयालम के सितंबर के महीने में यदि इनका मलयालम कैलेंडर देखें तो इनका ये चिंगम माह शुरू होता है और चिंगम माह को इनका नववर्ष होता है, ठीक है। तो 10 से 12 दिन का चलता है और इसके दो लास्ट दिन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 26 पकवान वाली सद्या को केले के पत्ते पर रखकर खास तरीके से परोसा जाता है और ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाते हैं, इनका मानना है कि असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में हरिकेन लोरा कहाँ पर आया है, तो इन 4 में से बताकर देखना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन लोरा आया है, ठीक है। तो इससे पहले हरिकेन हाना भी आया था जो टेक्सास सिटी पर आया था, ठीक है। तो वो भी अब आया है जो हरिकेन लारा। हरिकेन लारा क्या है, ये 4th कैटेगरी का, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, के अंतर्गत आने वाले हरिकेन लोरा जिसकी गति 150 मिली प्रति घंटा है, ठीक है, के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम एरिया मान लो ये है, तो इसके दक्षिण पश्चिम एरिया में यहाँ पर ये हिट हुआ है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम लुसियाना में भूस्खलन भी हुआ, ठीक है। फिर ये क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो फिर हरिकेन हाना भी पहले आया था जो 2020 में आया था, जुलाई 2020 में। इसकी स्पीड थी 90 मील प्रति होर। ये भी अपने करंट में अपने इसके बारे में डिस्कस किया था और ये श्रेणी 1 में सूचीबद्ध था, लेकिन ये श्रेणी कैटेगरी 4 में ये थोड़ा ज़्यादा और तेज था, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड भी देख सकते हो 150 मील पर होर है, ठीक है। बाकी अटलांटिक हरिकेन मौसम का पहला हरिकेन था, ठीक है। तो ये हरिकेन हाना आया था, हरिकेन यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उसे ये हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, ये 3 सवाल आप देख लीजिए, इनका कल आंसर अपन देखेंगे, ठीक है। तो फिर और कल मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक चैनल।